दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आपको बता दूं, लखनऊ बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो चुका है और आप लोग को जिनका इंतजार था अध्यक्ष जी का, वो हमारे साथ में है। सुरेश पांडे जी हमारे साथ में, इनसे हम बात करेंगे पूरे चुनाव के दौरान जो माहौल रहा वो कैसा रहा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, ये जब आपका नामांकन हुआ, नामांकन के बाद से चुनाव तक के बीच का एक जो टफ टाइम था, वो टाइम कैसा बीता आपका? नामांकन जो हम लोग का हुआ, तो नामांकन में ही हमारे आम अधिवक्ता और जो मतदाता थे उनका इतना अपार सहयोग प्राप्त हुआ कि बहुत ही अच्छा विशाल का है नामांकन हुआ और उसमें आम अधिवक्ताओं की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ के रही, जिससे कि काफ़ी हद तक चुनाव स्पष्ट हुआ। लेकिन उसके बाद के समय में भी हम लोग आके प्रत्येक मतदाता से मिलते रहे, उनको सम्मान देते रहे और लगभग हर पूरे साल हम लोग जितना रहते हैं और सम्मान देने का नतीजा ये रहा कि अगर आप अधिवक्ता केवल सम्मान चाहता है और आप उसको सम्मान देंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो अधिवक्ताओं का सम्मान किया गया और उस पीरियड में लोगों ने बहुत अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ और लोगों ने इतना सहयोग किया, इतना हम लोगों को ज़्यादा हम लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं और आपको ऐतिहासिक मतों से जिताया जाएगा। ये जनता जनार्दन जो हमारे अधिवक्ता हैं उनकी आवाज़ थी और उन्होंने ये करके दिखाया कि लखनऊ बार में आज नया इतिहास बना कि लखनऊ बार में सबसे ज़्यादा जितना हम लोग अपनी जानकारी में है, उस जानकारी के अनुसार कि सबसे अधिक मतों से जीतने वाले अध्यक्ष के रूप में लोगों ने मुझे चुना। ये मेरा बहुत सौभाग्य है और उन सबका बहुत बहुत आभार है जिन लोगों ने हमारी इतनी मदद की, एक लोगों ने मिल के और हमको इस मुकाम पर पहुँचाया। क्या चुनौतियाँ बड़ी थी या फिर नॉर्मली सब बिल्कुल बटर हो गया? नहीं, चुनौतियाँ बड़ी थी। वजह ये थी कि हमारे खिलाफ जो प्रत्याशी लड़ रहे थे, जो माननीय CL दीक्षित जी थे, तो वो 4 बार अध्यक्ष रह चुके थे और 2 बार मंत्री रह चुके थे और 6 बार जब लड़े थे तो कोई कभी वो हारे नहीं थे। और साथ साथ दूसरा प्रत्याशी हमारे खिलाफ जो लड़ रहे थे, उमाशंकर श्रीवास्तव जी, सब हमसे उम्र में बड़े भी हैं, वो सेंट्रल बार के अध्यक्ष भी रहे हैं पहले और उससे पहले लखनऊ बार और सेंट्रल बार के मंत्री रह चुके हैं। तो दोनों प्रत्याशी और CL दीक्षित जी काफ़ी चूँकि अजय प्रत्याशी माने जाते थे और वो कभी हार नहीं खाई थी उन्होंने और उनके सामने जल्दी कोई खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। उनके जो उनका एक विशाल का रूप था और साथ से कुछ धनाढ़ भी ज़्यादा थे। वो कुछ अधिवक्ताओं में सबसे ज़्यादा धनाढ़ माने जाते हैं, तो लोग नहीं लड़ते थे। लेकिन ऊपर वाले का नाम लेके और साथ जो आम अधिवक्ता है उसका समर्थन पाके हम लोग उनके में लड़े और लड़ने के साथ साथ जो अपार जन समर्थन मिला और लोगों ने हम लोग नॉर्मल लोगों का अधिवक्ताओं का सम्मान करते हैं, अपने छोटों से भी शीश झुका के बात करते हैं, बड़ों के भी चरण वंदन करते हैं और उन सबके सम्मान देने का परिणाम ये हुआ कि आज वो जो बड़े विशालकाय रूप के लोग लड़ रहे थे, जिसको मैं कहता हूँ जो अपने आप को अजय भी समझते थे, और उनके आगे जनता ने हम जैसे एक आम इंसान को और इतनी बड़ी ऐतिहासिक विजय दिलाई जिसकी परिकल्पना कोई ना मैं कर सकता था ना और कोई कर सकते थे। ये जनता की देन है और लोगों अधिवक्ताओं की देन है और शायद मैं उनको जो सम्मान देता हूँ, उनका चरण वंदन करता हूँ और सर झुका के और उनसे विनती पूर्वक बात करता हूँ, शायद उसका ही नतीजा था कि लोगों ने हमको इतना चुना। और मैं सौभाग्यशाली अपने को मानता हूँ कि ऊपर वाले की कृपा बरसी है और आम अधिवक्ताओं का अपार जन समर्थन मिला है। मैं इसके लिए मैं उन सबके नतमस्तक हूँ और मैं हमेशा उनका आभार प्रकट करता रहूँगा और एक ऋण के रूप में मैं इस जीत को स्वीकार करता हूँ कि उन सबका ऋण है मेरे ऊपर। और रात बिरात 24 घंटे, पहले भी मैं जब महामंत्री काल में मैं 24 घंटे मेरा मोबाइल ऑन रहता है। कभी अधिवक्ता कोई बुलाता है, मैं 2 बजे रात में भी जाता हूँ, 3 बजे जाता हूँ और छोटी छोटी जगह पर अगर अधिवक्ता बुलाता है मैं जाने की कोशिश करता हूँ, जाता भी हूँ। किसी काम को हम लोगों ने छोटा नहीं समझा। अगर अधिवक्ता का कोई काम है तो छोटा काम ही मेरे लिए बड़ा है और जो भी सेवा उनकी कर पाऊँगा, उनके लिए जो भी कर पाऊँगा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अच्छा, एक बात कर लो, अभी तो अध्यक्ष बन चुके हैं, पूरे चुनाव के दौरान जिस समय आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, तमाम आपके अधिवक्ताओं से बात होती है, वो एक कंक्लूजन की बात करूँ, जो मैक्सिमम अधिवक्ताओं की जो समस्या थी जिसको आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे? देखिए, मैक्सिमम अधिवक्ताओं की समस्या सबसे बड़ी एक है। अधिवक्ताओं की समस्या है कि कोरोना काल में देखा गया, उससे पहले देखा लेकिन कोरोना काल एक ऐसी स्थिति थी जिसके अंदर हमने बहुत से साथियों को खो दिया और उनके परिवार
मतलब एक मुखिया विहीन हो गए। तो अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या है कि अधिवक्ताओं के पीछे उनके परिवार का पालन करने वाला जल्दी कोई संसाधन नहीं है। क्योंकि हमने एक उदाहरण भी दिया कि अगर मान लीजिए किसी दुकानदार की असामयिक मृत्यु हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उनके परिवार को वो दुकान को चला के वो जीविकोपार्जन कर, हो सकता है 19-20 हो जाए, लेकिन जीविकोपार्जन कर सकते हैं। किसी अगर सरकारी नौकरी में कोई है, तो अगर कोई ऐसा कैजुअलिटी हो गई तो उनके परिवार में किसी की नौकरी मिल जाती है, तो उनके बच्चों का आगे भरण पोषण हो जाता है। लेकिन अधिवक्ता के ना रहने पर बिल्कुल सूना हो जाता है कि पीछे कोई ऐसा कमाई आमदनी का जरिया नहीं रह जाता है कि वही अधिवक्ता सब कुछ होता है उसके लिए। उसके ना रहने पर ना तो उसके बच्चे तुरंत प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना पत्नी तुरंत प्रैक्टिस कर सकती। अगर कोई अधिवक्ता घर से मजबूत नहीं है तो उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कि कैसे उनका जीविकोपार्जन होगा, कैसे भरण पोषण होगा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ, अपने बार एसोसिएशन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग मिलेंगे और ज़रूरत पड़ी तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे कि अधिवक्ताओं के लिए इस समस्या का निदान किया जाए कि अधिवक्ता अगर असामयिक मृत्यु होती है तो उनके परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की धनराशि ऐसी दी जाए कि जो उनके परिवार का लालन पालन हो, बच्चे उनके पढ़ लिख सकें और बच्चों का भरण पोषण हो सके। ये प्राथमिकता हम लोगों की सबसे बड़ी है। दूसरी एक प्राथमिकता और है कि इधर एक समस्या हम लोगों के सामने उत्पन्न हो गई है कि कमिश्नरेट लागू होने से अधिवक्ताओं को बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है कि कलेक्ट्रेट में सारी कोर्टें न्यायिक प्रक्रिया थी जो प्रशासनिक स्तर की सीआरपीसी वाली सेक्शन 110 है, सीआरपीसी का है, 133 है, 107, 16, 151 है और 145 है। ऐसे करके ऐसे गुंडा एक्ट है, तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो यहाँ पे कलेक्ट्रेट में डीएम ऑफिस में जो है एडीएम एसीएम सुनवाई कर, प्रशासनिक अफसर को ही जुडिशियल पावर दी गई थी कि वो सुने और सुन के उस मुकदमे को डिसाइड करें। तो कलेक्ट्रेट एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे सारे बातकारी भी आते हैं और सारे उनको, तो उनके आने से उनको असुविधा भी होती है कि ऐसा सारी संसाधन यहाँ आने के लिए मौजूद हैं, सेंट्रल प्लेस में है, बीच शहर में, और अधिवक्ता भी एक जगह रहता है, वहीं से अपनी वकालत करता है, उससे भी उनका काफ़ी जीविकोपार्जन भी होता है और तमाम तरह के उनकी आमदनी जरिया रहता है। लेकिन कमिश्नरेट प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि जो प्रशासनिक स्तर की कोर्टें थी उनको आपका चाहे डीसीपी रैंक हो चाहे एसीपी रैंक हो, इनको कोर्टें बना दी गई जो बहुत दूर दूर हैं। कोई कल्ली पश्चिम में है, कोई दुबग्गा पे है, कोई आपका यहाँ पे आपके मंथरा साइड है, कोई कृष्णा नगर है, कोई आपका अगर जानकीपुरम साइड चले उधर है। तो इससे बड़ी समस्या हो रही है कि लोगों को जाने के संसाधन भी नहीं है, वादकारियों दिक्कत भी हो रही है, उनके पैरोकारों दिक्कत हो रही है, साथ साथ अधिवक्ताओं को बहुत दिक्कत हो रही है कि एक मुकदमे के लिए उनको कभी उनका आपका जानकीपुरम जाना पड़ रहा है तो कहीं गोमती नगर जाना पड़ रहा है और ऐसी जगह पर कोर्टें बनी हुई हैं जहाँ पहुँचने के संसाधन बहुत कम है और अगर अपना साधन नहीं है तो शायद पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो हमारी वही मांग सरकार से रहेगी कि आप कमिश्नरेट प्रणाली लागू रखें, उससे हमें कोई इतराज़ नहीं है, मगर उस प्रणाली से न्यायिक प्रक्रिया को दूर कर दें और न्यायिक प्रक्रिया को वापस कलेक्ट्रेट परिसर में और जहाँ पे एसीएम एडीएम या डीएम स्तर के जो अधिकारी न्यायिक अधिकारी बैठते थे जिनको अनुभव है इस बात का कि न्यायिक प्रक्रिया के लिए अनुभव भी है, तो ऐसे अनुभवी अधिकारियों को ताकि वहाँ पे न्याय मिल सके। क्योंकि इसके एक तो सबसे बड़ी बात है कि न्याय को हमेशा पुलिस से अगर पुलिस ने आरोप लगाया, पुलिस ने एफआईआर की है, पुलिस उसको बंद कर रही है और पुलिस का ही अधिकारी सुनवाई करता है तो शायद न्याय मिलने की संभावना कम रहती है। तो इसलिए कि न्याय को और लॉ एंड ऑर्डर को दोनों न्याय प्रक्रिया और लॉ एंड ऑर्डर को अलग अलग रखना चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके और जनता को साथ साथ वकीलों के साथ साथ जनता को भी सुलभ रह सके और जनता को भी न्याय का भरोसा रह सके। अच्छा, एक बात और कर लूँ, कुछ जैसे नए वकील जब भी कोर्ट आते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास होते हैं, तो काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं उनके साथ, क्योंकि पढ़े लिखे भी होते हैं, किसी के आगे एक तरीके से कहते हैं। मैंने बात की इलेक्शन दौरान भी मैं काफ़ी कवरेज कर रहा था, तो काफ़ी समस्या होती है। वो सोशल वर्कर एक तरीके से होते हैं, तो उनकी इनकम के लिए भी तमाम तरीके की समस्या। तो उन इंटेलेक्चुअल क्लास जो सर्वाइव कर रहे हैं उनके लिए क्या वर्क करने वाले, क्योंकि काफ़ी सारी बातें ये निकल करके सामने आती हैं। आप बहुत अच्छी बात छेड़ी आपने और बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और ये वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है कि जब कोई नया अधिवक्ता आता है तो उसके लिए आने जाने की व्यवस्था, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अब साइकिल का ज़माना है नहीं, किसी पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है या गाड़ी भी है, तो आने जाने के पेट्रोल ही कम से कम 100-200 रुपये पर डे लग जाता है और साथ साथ और भी खर्चे होते हैं। तो तुरंत वकालत में एक चीज़ है कि नौकरी तो है नहीं कि तुरंत आप आए आपको तनख्वाह मिलना शुरू हो गई। वकालत में तो आप कम से कम 2 साल 3 साल 4 साल सर्वाइव करेंगे और सीखेंगे, सब कुछ करेंगे तो आपको आमदनी जरिया होगी। तो इन 5 साल तक जो आपका विषम पीरियड रहता है, तो उसके लिए हम लोगों से सरकार से पहले ही मांग की गई है कि स्टाइपेंड के रूप में बच्चों जो नए बच्चे हैं उनको कम से कम 5,000 रुपये पर मंथ
दिया जाए तो 5,000 पर मंथ अगर मिलेगा तो उनको कम आने जाने की समस्या नहीं होगी और उनका मन भी लगेगा, फिर उनका मन कहीं भटकेगा भी नहीं, है ना। और वकालत के जैसे एक अच्छा पेशा है और जिस पेशे को बहुत ही प्रेस्टिजियस कहते हैं, और उस पैसे में अगर हमें बच्चे रहेंगे और उनको सरकार की मदद देती रहेगी, स्टाइपेंड देगी, तो बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे और अच्छे अच्छे अधिवक्ता के रूप में यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उभरेंगे, जिनका नाम शायद देश के विदेश में भी बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, कार्यकारिणी आपकी गठित हो चुकी है काफ़ी सारी। जब अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था आपका जिसमें आपने विधायक जी को बुलाया था, उसमें आप सारी बातें होती हैं, तो महिलाओं के जो महिला अधिवक्ता हैं उन तमाम सारी समस्याओं को वहाँ डिस्कशन हुआ था। तो महिलाओं के लिए पहला काम क्या करने वाले हैं और क्या किस तरीके से आप आवाज़ उठाएंगे? नहीं, महिलाओं के लिए, महिला अधिवक्ताओं के लिए भी हम लोग सबसे बड़ी क्या है उनके लिए कि उनके लिए वैसे रूम हमने बनवाया। जब अपने मंत्रित्व काल में रूम नहीं था हमारे पास, वो छोटा सा था, उसको बड़ा रूम बनवाया था। लेकिन अब हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार से बात करके जो भी फंडिंग सरकार से हो, क्योंकि बार के पास इतना फंड नहीं होता है कि वो अपनी बिल्डिंगें बना सके। आज तक जितनी बिल्डिंगें महामंत्री काल में बनवाई हमने और बरामदे बनवाए हैं, वो बरामदे सरकार से ही बातचीत करके, और चाहे वो कांग्रेस के सांसद रहे हों, चाहे बसपा रहे हों, और चाहे हमारे भाजपा के पाठक जी रहे हों, माननीय राजनाथ जी रहे हैं, इनकी निधि से बातचीत करके उनके सामने समस्या रख के बनवाए गए हैं, जिसमें क्या आम अधिवक्ता बहुत ही सुंदर तरीके से बैठ रहा है। और जो चैम्बर का निर्माण हुआ वो वकीलों ने स्वयं का पैसा कलेक्शन करके किया, उसकी निर्माण लागत को वकीलों ने वहन करके करीब 600 अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था वो हुई। लेकिन महिला अधिवक्ताओं के लिए अब की हम सरकार से मांग करेंगे कि वहाँ से अगर काम है वो कोई निधि देते हैं, कुछ करते हैं, तो अब जो हाल बनेगा तो एक हाल के ऊपर दूसरा हाल बनाया जाए, जो खाली एक हाल महिला अधिवक्ताओं के लिए हो, जहाँ कुर्सी मेज पड़ी हो, जहाँ से अपनी प्राइवेसी के साथ वो बैठ सकें और अपनी प्राइवेसी की बातें कर सकें। क्योंकि महिलाएं किसी बीच में बैठना थोड़ा दिक्कत होती है और अपनी बातों को नहीं कर पाती हैं, तो सारी महिलाएं एक साथ बैठें और वहीं पर पढ़ें लिखें, वहीं पर अपना अध्ययन करें, अपनी फाइलें तैयार करें और मुकदमे तैयार करें। और जो भी उनके जैसे ये है अपनी प्राइवेसी रहती है, तो महिलाओं की प्राइवेसी बनी रहे तो उनका मान सम्मान बना रहेगा। इसके लिए उनके लिए कोई ना कोई भवन का या अच्छे एक सेपरेट रूम का या एक बरामदे का बड़े हॉल का निर्माण किया जाए, जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद रहें, जहां महिला अधिवक्ताओं को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े और उनका सम्मान हमेशा बना रहे। पूरा श्रेय किसको देना चाहते हैं लास्ट में? पूरा श्रेय मैं आम अधिवक्ता को देना चाहता हूँ। आम अधिवक्ता और अपने सीनियर्स और जो हमारे साथी समर्थक हैं, जो हमारे साथी समर्थक थे, उन्होंने दिलो जान लगा दिया। इलेक्शन केवल एक चेहरा जो एक आदमी का होता है, लेकिन इलेक्शन बहुत से लोग लड़ते हैं और ऐसे लड़ते हैं कि जैसे उनका अपना इलेक्शन हो। शायद मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता जहाँ वो लोग पहुँच जाते हैं और लोगों को कन्विंस करके वोट दिलाते हैं और साथ साथ इतनी मेहनत करते हैं और कोई उम्मीद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा नेता है, जो हमारा भाई है, जो हमारा साथी है, वो जीत जाए और उसी जीत की तमन्ना के साथ वो मेहनत करते रहते हैं और अनुरोध करते रहे। मैंने देखा मेरे इस भाई तमाम लोग हैं, वो सारे भाई लोग हैं। मैं अगर एक का नाम लूँगा तो बाकी भाई हमारे कोई नाराज़ हो जाएंगे। तो हमारे जितने साथी हैं, मैं उन सबको श्रेय देना चाहता हूँ कि जीत उनकी है। साथ साथ मैं आम अधिवक्ता, क्योंकि जो मेरे खिलाफ लड़ रहे थे वो वास्तव में काफ़ी भारी भरमक कद्दावार प्रत्याशी थे और शायद वो उनके अंदर ये था कि शायद मेरे आगे कोई लड़ नहीं सकता या कुछ नहीं कर सकता या कोई ऐसी बात रहती है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, अगर इन लोगों प्रत्याशियों के खिलाफ अगर हमको इतनी ऐतिहासिक विजय दिलाई है, तो इसमें आम अधिवक्ताओं का रोल है। और आम अधिवक्ता तक तो न पैसा काम करता है, ना कोई सोर्स काम करती है, केवल आपकी विनम्रता, आपकी सरलता, आपका झुकाव और आपका उनको जो सम्मान देने का कार्य है, उसी से वो प्रभावित होते हैं और वोट करते हैं और अपने लिए जो उनके लिए जुझारू रहता है, जो 24 घंटे के लिए उपलब्ध रहता है, ऐसे व्यक्ति को जिताते हैं। और आम जनमानस, आम अधिवक्ता, मैं उनको को ही सारा श्रेय देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे इस स्तर पहुँचाया कि आज अगर का मेरा नाम है, चाहे आप लखनऊ में समझ लीजिए, प्रदेश में समझ लीजिए, या कहीं हो सकता है देश में कहीं थोड़ा अगर गया होगा, जब न्यूज़ जाती सारी चीज़ जाती हैं तो पूरा देश देखता है, तो ऐसी जगह पहुंचाने का सारा श्रेय उस आम अधिवक्ता को है। मैं उसको फिर उसका चरण वंदन करता हूं, उसके आगे शीश झुकाता हूं और अपने साथियों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे लिए मेहनत की। मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा, कर्जदार रहूँगा और वो मेरे लिए हमेशा खड़े रहें और मैं उनके लिए 24 घंटा हाजिर रहूँगा, चाहे परिस्थितियाँ कोई भी हों। अधिवक्ताओं के लिए मैं संघर्ष करता रहूँगा, सरकार कोई भी हो, लेकिन अधिवक्ता पे कोई आँच आएगी तो मैं उसमें आवाज़ जरूर उठाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे वगैरह से। लास्ट में एक मैसेज वो सभी अधिवक्ताओं को जो आपको इस समय देख रहे हैं। मैं सभी अधिवक्ताओं के मैं उनके विनती करना चाहता हूं कि अधिवक्ता बंधु के लिए मैं 24 घंटे हाजिर हूं और
कभी उनकी कोई समस्या हो, रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं उनके लिए उपलब्ध रहूँगा। और जब भी उनकी समस्या आएगी तो जैसे भी समाधान होगा, उस समाधान के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। सरकार से चाहे बातचीत करने तरीका हो, चाहे कहीं हो सकता है कोई विरोध प्रदर्शन भी करना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहूँगा। और उनके लिए जहाँ भी जो ज़रूरत होगी, जहाँ भी होगी, मैं उनके लिए उपलब्ध रहूँगा और मैं वही इनको दे सकता हूँ और उनके सम्मान को आँच नहीं आने दूँगा। उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। और साथ साथ मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि वो खूब अधिवक्ता हमारा खूब अपने अधिवक्ता कार्य में लगे, न्यायिक कार्य करे और गरीबों की भी मदद करे सारे अधिवक्ता। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अधिवक्ता अगर 10 क्लाइंट अपने पैसे वालों या फीस देने वालों का काम करें तो 2, 4, 5 क्लाइंट का ऐसा भला करें कि जिनके पास पैसे नहीं हैं या पैसे के अभाव में वो न्यायिक प्रक्रिया न्याय पाने से वंचित हो रहे हों, तो ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करनी चाहिए। उससे क्या हो, ईश्वर उनको और भी अच्छे क्लाइंट देगा और शायद जितना वो उनकी मदद करेंगे उतनी ऊंचाइयों पे जाएंगे और अपनी जुडिशरी और उससे सामंजस्य, मेरा सबसे बड़ा काम है कि जुडिशरी से सामंजस्य जरूर बनाना, क्योंकि जुडिशरी हमारी ताकत है। अधिवक्ता और जुडिशियल पावर जो है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो इन दोनों के बीच मैं पुल बनने का भी कार्य रखूँगा कि अनावश्यक कभी कोई विवाद ना हो। और मान लीजिए किसी भी परिस्थिति में कोई विवाद होता है तो मिल बैठ के बातचीत के जरिए उस विवाद का समाधान हो जाए, ताकि दोनों गाड़ी के दोनों पहिए जो हैं, एक जुडिशियल अफसर और अपने अधिवक्ता बंधु, दोनों में सामंजस्य हमेशा बना रहे और ताकि न्यायिक प्रक्रिया में की जो शक्ति है, ताकत है, वो एकजुटता बनी रहे और अधिवक्ताओं में एकता बनी रहे और साथ साथ बार और बेंच में हमेशा सुलभता बनी रहे और बार बेंच हमेशा एक होकर चलें और लोगों को न्याय दिलाएं और लोगों के लिए कल्याण का काम करें। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ अध्यक्ष थे लखनऊ बार एसोसिएशन के सुरेश पांडे जी, जो हमारे सामने काफ़ी सारी मुद्दों पे हमसे बात की, काफ़ी सारी बातें रखी हैं। कैसी लगी आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ज़रूर लिखें और ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं शेयर ज़रूर करें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।